एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो आज की क्लास में हम फिजिक्स का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चैप्टर बच्चों को काफी हार्ड लगता है क्योंकि इसके अंदर आते हैं काफी सारे न्यूमेरिकल्स, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग इस चैप्टर को स्किप तो कर नहीं सकते। अब हम क्या ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे इस चैप्टर को काफी इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने का और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करवाने का, सो दैट बोर्ड में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट ना बचे। और ये चैप्टर जब फिनिश होगा, ये एक एक टॉपिक आपको इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने में या कोई भी टॉपिक को करने में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और साथ ही साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सो दैट ये वाला टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाए। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज से हम शुरू करेंगे अपने फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मोस्टली बच्चों को डाउट होता है क्योंकि ये काफी हार्ड और इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसा बच्चों को लगता है। लेकिन आज से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और इसको इतने सिंपलेस्ट वे में समझेंगे, सो दैट जब ये चैप्टर हमारा पूरा होगा आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं बचेगा और ये चैप्टर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखो, हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसको समझते कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखो, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो, हम फंडामेंटल वर्ड उस चीज के लिए यूज करते हैं जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि हम मास को भी बोलते हैं that mass is a fundamental property of matter। इसका मतलब हम मास को भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो अगर आप सबसे छोटी से छोटी कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल के बारे में सोचते हो, ठीक है, सबसे छोटा माइंड में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। इसका मतलब दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका मास ना हो। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर चार्ज ना हो। एक छोटे से छोटे पार्टिकल के ऊपर भी चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या समझा, हमने फंडामेंटल का क्या मतलब समझा, एक ऐसी चीज जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लो मास का लिए मैंने कोई बोला है कि ये कोई चीज में है ग्राम में, या फिर मैंने बोला केजी में, आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूं एटम, एटम को मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, लेकिन मैं मास को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती और ना ही मैं चार्ज को फर्दर डिवाइड कर सकती। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या है, जिसको आप और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, दुनिया में ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट ना हो। बिल्कुल सेम तरीके से दुनिया में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जिसका कोई मास ना हो। ठीक है, हम मास को चार्ज से रिलेट कर सकते हैं किस तरीके से, मास और चार्ज दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट का मास होता है, सिमिलरली दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज भी होता है। ठीक है, दूसरी चीज, आप मास को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी चीज में। बिल्कुल सेम तरीके से हम चार्ज को भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी चीज में। यहाँ तक आया सबको समझ में? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरे पास जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैग्नेट समझाती हूँ, उसको आप इससे आराम से रिलेट कर पाओगे। देखो, मैग्नेट हमारे पास क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, अब मान लो मैंने एक दूसरी मैग्नेट ली है जिसमें यहाँ पे उसका साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। ठीक है, सेकेंड केस में मैंने इस मैग्नेट को घुमा के इस तरीके से रख दिया, यहाँ पे रख दिया मैंने उसका नॉर्थ पोल और यहाँ पे मैंने रख दिया क्या, उसका साउथ पोल।
ठीक है। अच्छा अब देखो, जब मेरे पास मैग्नेट के, हम मैग्नेट में क्या देखते हैं कि एक बार जब मैं मैग्नेट को ऐसे रखती हूँ, एक टाइम पे वो रिपेल करती है, और जब मैंने उसी मैग्नेट को घुमा के रख दिया तो वो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी, मतलब एक बार रिपेल और एक बार अट्रैक्ट। ठीक है, देखो जब हमारे पास पोल्स जो है अपोजिट होते हैं, एक तरफ साउथ है एक तरफ नॉर्थ है, जब मेरे पास पोल्स अपोजिट होते हैं तब मैग्नेट क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और जब मेरे पास पोल्स सेम होते हैं, जैसे साउथ साउथ, या फिर होता है यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे भी होता है नॉर्थ, मतलब जब पोल्स मेरे पास सेम होंगे तब ये मैग्नेट क्या करेगी, ये रिपेल करेगी। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज हमारे चार्जेस के लिए भी वैलिड है। चार्ज मेरे पास कितने टाइप के हुए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब दोनों चार्ज है, मेरे पास दो चार्ज है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो सेम पोल है, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब सेम चार्ज है, ये भी ये रिपेल करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तब भी अट्रैक्ट। ठीक है, चार्ज समझ आया क्या होता है, चार्ज हमारे पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और दुनिया में चाहे छोटे से छोटा पार्टिकल भी है उसके ऊपर भी चार्ज प्रेजेंट होता है। सेकेंड चीज, चार्ज हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बस इतना आप माइंड में रखो चार्जेस के लिए। ठीक है, चार्जेस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, देखो हम चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। ठीक है, हम चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। अच्छा, यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है कूलम, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। जैसे हम न्यूटन को लिखते हैं ना कैपिटल एन, सेम इसी तरीके से हम जो यूनिट ऑफ चार्ज है उसको लिखते हैं कूलम और कैपिटल सी। ठीक है, अगर आपको चार्ज गिवन होगा तो वो इस तरीके से गिवन होगा, 5 कूलम, चार्ज 10 कूलम, इस तरीके से। जहां पे भी आपको लास्ट में ये दिखा मिल जाए कैपिटल सी, इसका मतलब क्या होता है, वो आपको चार्ज गिवन है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी ये दिखा हुआ मिल जाएगा कैपिटल सी, मान लो मैंने ये लिखा, इन दोनों में से मैंने पूछा कौन सा चार्ज है, आप यूनिट देख के पहचान सकते हो। देखो चार्ज की यूनिट क्या थी, कूलम, मतलब इन दोनों में से ये वाला चार्ज होगा। ठीक है, थोड़ा इसको पहचानने की कोशिश करो, न्यूमेरिकल्स में आपको काफी हेल्प मिलेगी। अच्छा आगे चलते हैं, देखो अब होता क्या है, हमारे पास हर एक चीज किसकी बनी है, एटम की बनी है, और एटम में हमारे पास क्या होता है, सेंटर में क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, और वहां पे जो हमारे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये इनमें क्या घूम रहे होते हैं, इनमें घूम रहे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या घूम रहे होते हैं इसके, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज। बस अब अच्छा अब आगे देखो, हर एक बॉडी किस चीज की बनी है, एटम की ही बनी है, और हर एक एटम में आप देख पा रहे हो दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, अच्छा अगर मैंने किसी भी बॉडी को ये बोला है कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या, इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखो अगर मैंने बोला है कि कोई भी बॉडी मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो भी एटम से मिलके बनी है, और एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चीजें होती हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी चार्ज भी है। तो अगर मैंने बोला ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है, आपने 9th में पढ़ी होगी ये चीज केमिस्ट्री में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन या लूज हो सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है, इसका मतलब वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है तो कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर ये बॉडी मेरे पास, ये वाली जो रॉड है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इसके पास नेगेटिव चार्ज होंगे ही नहीं। ठीक है। हमने क्या पढ़ा चार्जेस के बारे में, चार्ज क्या होता है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल का मतलब क्या, एक ऐसी चीज जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और दुनिया में हर एक छोटे से छोटे पार्टिकल के ऊपर भी चार्ज प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से। यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, हर एक चीज किसकी बनी है, एटम की, और एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। अगर मैंने किसी बॉडी के लिए बोला कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इस बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तब ये कैसी बन चुकी है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे कोई रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसके पास जो नेगेटिव होंगे चार्जेस वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्जेस। सिंपल। ठीक है। इतना आया आपको समझ में कि चार्ज क्या होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज आगे सबको समझ में कि चार्ज क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। हमने चार्ज के बारे में तो पढ़ लिया कि चार्ज हमारे पास क्या होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका फ्लो। ठीक है। देखो, बेसिकली इस लाइन का आप मतलब समझो, लिखा गया है यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, जब भी कोई चार्ज फ्लो करेगा तब जाके हमारे पास करंट बनेगा। हमने चार्ज तो पढ़ लिया कि चार्ज होता क्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे, वो चार्ज फ्लो कैसे होगा। जब ये चार्ज फ्लो होगा तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, करंट बनेगा। ठीक है। आप इस डेफिनेशन को याद कर लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके फ्लो के बारे में, कि चार्जेस किस तरीके से फ्लो करते हैं और कौन सा चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है। इसको एक नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं हम। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। देखो, हमारे पास एक तो होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर। ठीक है। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और इंसुलेटर क्या, कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है। एक हमारे पास होते हैं कंडक्टर और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर। आप देखते हैं हमारे पास कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है। इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बन रहा होगा, इसका मतलब इसके अंदर जो भी हमारे पास चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे होंगे। आया समझ में। अभी हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है, जब चार्जेस है वो फ्लो करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हमने बोला यहाँ पे करंट बन रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है वो फ्लो करते होंगे। और इंसुलेटर क्या होता है, जिसके अंदर करंट नहीं बनता, मतलब इसके अंदर जो चार्ज है वो फ्लो नहीं करते। आओ देखते हैं किस तरीके से। देखो, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर में आप किसी को भी ले सकते हो, कॉपर को ले लेते हैं। ठीक है। कॉपर में हमारे पास क्या होता है, ये उसका न्यूक्लियस। ठीक है। और उसके बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। कंडक्टर में आउटर मोस्ट लेयर में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कॉपर में कितने प्रेजेंट होते हैं, एक।
कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक। अच्छा अब क्या होगा, जो मेरे पास कॉपर की वायर है वो एक एटम से मिलके तो बनी नहीं होगी, उसके पास काफी सारे एटम होंगे। अब सेंटर में क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस। ठीक है, अब अच्छा देखो अब क्या होगा, सेम इसी तरीके से एक दूसरा एटम भी होगा, फिर एक तीसरा एटम भी होगा, इस तरीके से काफी सारे एटम होंगे कॉपर वायर के अंदर। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगी, जैसे मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने वैलेंस शेल से बाहर आ जाएगा, और जैसे ही अपने वैलेंस शेल से बाहर आएगा ये कैसा हो जाएगा, फ्री। इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये होता है फ्लो। एक बार इसने अपने शेल को छोड़ दिया, एक बार ये ऑर्बिट से बाहर आ गया, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुका है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि फ्लो करते हैं। ठीक है, ये अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेंगे, एक सेकेंड एटम को, वो थर्ड एटम को। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। होगा क्या, ये एक एटम है, एक एटम में क्या जो बाहर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको थोड़ी सी ये एटम है, एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे ही मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगी, थोड़ी सी एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक बार ये अपनी ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा, अभी फ्री हो गया, अब ये आराम से फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, इसी फ्लो को हमने क्या बोला है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो पॉजिटिव तो हम बाहर निकाल ही नहीं सकते, पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से चार्जेस को निकालना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल से चार्ज को उठा के बाहर फेंक देते हैं, ये क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकते हैं, इसलिए कंडक्टर के अंदर हम बहुत ही आराम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, इंसुलेटर का कोई भी एटम फ्री नहीं होता, एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, आपस में बॉन्ड बना के रखते हैं ये लोग। ठीक है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हैं तो कोई फ्री नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और इंसुलेटर में नहीं होती। इंसुलेटर के पास क्या नहीं होता, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और वहीं मेरे पास कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। आया इतना समझ में? अच्छा अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज समझ लिया, अब उसका फ्लो भी समझ लिया कि फ्लो हमारे पास कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे, आउटर मोस्ट शेल में से वो फ्री होके बाहर आ जाते हैं और फिर वो फ्लो करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, रेट। रेट का मतलब क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो, हम उसको क्या बोलते हैं उस टाइम पे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेट का कुछ भी मतलब नहीं, रेट का मतलब होता है कि इसको बस टाइम से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरे पास जो करंट है, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, करंट को किससे डिनोट करते हैं, हम आई से। यहाँ लिख भी सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को आप टाइम से डिवाइड कर दो, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला बना, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, क्यू मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और टी मेरे पास क्या है, टाइम। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वो लिखा, वेयर I इज द करंट, Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T इज द टाइम। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट देखो क्या बनेगी, चार्ज की क्या होती है, कूलम, टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो इसकी क्या यूनिट बनी, कूलम पर सेकंड। ठीक है, लेकिन इसकी एक और यूनिट होती है, जैसे हमने फोर्स की यूनिट क्या रखी थी, न्यूटन, बिल्कुल सेम तरीके से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको किसने ढूंढा था, एंड्रे मैरी एम्पियर ने, इसीलिए इसका नाम हम क्या, इसकी यूनिट हम और क्या बताते हैं, एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, करंट की क्या यूनिट होती है, कूलम पर सेकंड, और दूसरी एम्पियर।
देखो करंट की यूनिट एम्पियर, इसको कैपिटल ए कर लेना। करंट की यूनिट एम्पियर, चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकंड। ठीक है, क्या पढ़ा? चार्ज की यूनिट, सॉरी करंट की यूनिट एम्पियर, चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकंड। आया इस चीज समझ में? अच्छा आगे चलते हैं। डिफाइन 1 एम्पियर। देखो ये ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप इसको ना काफी अच्छे से समझना। देखो हमारे पास करंट क्या था? Q बाई टी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम, और इसकी क्या होती है? टाइम। आप बस इनके आगे 1 और 1 लगा लो और कुछ नहीं करना आपको। देखो एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज किस में से पास होगा? एक कंडक्टर में से। किस में से पास होगा? ये कंडक्टर में से। 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, या आप लिख सकते हो थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब भी वही है और इसका मतलब भी वही है। क्या बोलेंगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, या हम क्या बोल सकते हैं? 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट पर सेकेंड। आया समझ में? आप कुछ भी बोल दो, सेम ही चीज है, गलत नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है कि 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है कंडक्टर में से इन 1 सेकेंड। ठीक है, याद कैसे करोगे? चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड। टाइम की यूनिट सेकेंड कैसे पढ़ोगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट पर सेकेंड। ठीक है, जैसे आपको याद करना आप कर सकते हो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या? आपने स्केलर और वेक्टर पढ़े होंगे। ठीक है, वेक्टर हमारे पास क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। मतलब आपको 3 से 4 करंट दे दिए जाए, आप उनको नॉर्मली ऐड करोगे। वेक्टर में ऐसा नहीं होता। जब हम क्लास 11th में आएंगे, उसमें हम फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर। उसमें हम समझेंगे कि वेक्टर किस तरीके से ऐड होते हैं। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? नॉर्मल जो हम एडिशन करते हैं, सिंपल एडिशन होते हैं। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आती। दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट के लिए हमने क्या पढ़ा? अच्छा एक बार जो भी हमने पढ़ा फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे पास क्या था? इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अच्छा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब हम चार्ज को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हमने इसको किससे रिलेट करा था? मास से। दूसरी चीज, जैसे दुनिया में हर एक पार्टिकल का मास होता है, बिल्कुल सेम तरीके से दुनिया में हर एक बॉडी के ऊपर चार्ज भी होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हमारे पास फ्लो करेगा। ओके, दूसरी चीज हमने इसमें क्या पढ़ी थी? इसकी यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो करंट की क्या बनी? कूलम पर सेकेंड। और दूसरी हमने क्या पढ़ी? इसकी यूनिट एम्पियर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसमें जो हमारे पास चार्ज होते हैं उसकी यूनिट क्या पढ़ी? एम्पियर। फिर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मेरे पास क्या था? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट पर सेकेंड। ठीक है, या मैं क्या बोल सकती हूँ? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हमने इसके साथ साथ और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। कंडक्टर मेरे पास क्या होते हैं? कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता और कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स पे। देखो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले
मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मेरे पास जो करंट था वो क्या था, Q/T। ठीक है, यहाँ पे जो Q है इसको हम एक और तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं चार्ज को, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये मेरे पास क्या होता है, N इंटू में E। ठीक है, यहाँ पे N क्या है और E क्या है, यहाँ पे मेरे पास जो N है ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, जो मैं अब आपको करवाऊंगी। ठीक है, एन मेरे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई मेरे पास क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलम। ठीक, देखो यहाँ पे हमारे पास करंट क्या होता है, Q/T। इस Q को भी मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, चार्ज ही तो होता है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, N में क्या लेती हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या लेती हूँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेरे पास चार्ज है वो कौन सा फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज ही तो फ्लो होता है। अब एग्जैक्टली कितने चार्ज फ्लो करेंगे ये हम किस फॉर्म में से बता सकते हैं, इससे। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू में E। ठीक है, अब एक ये वाली चीज जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ। ठीक है, देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है मुझे, N कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब मुझे Q की वैल्यू गिवन है, कितनी, 1 कूलम, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, N की वैल्यू। अभी मैंने आपको Q का एक फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल्स टू N इंटू में E। Q मुझे कितना गिवन है, 1, N की वैल्यू नहीं पता, और E की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, ये फिक्स है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो N की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यूनिट से यूनिट तो कैंसिल हो गई, मतलब N की कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, N की कोई यूनिट नहीं होती है। N मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 1.6, 10 की पावर माइनस 19 है, जैसे इसको हम ऊपर लेके जाएंगे पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, तो ऊपर ही कितना आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 19। ये 1.6 का पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 10। अब मेरे पास N कितना आ चुका है, देखो अपॉन में तो आ चुका है 16, और ये आ रहा है 10 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, अच्छा यहां से अगर मैं एक चार्ज उठा के यहाँ पे रख दूं तो मेरे पास N कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 19 है, एक 10 उठा के इसके साथ मिला देती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 100, और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो 10 की पावर 18 अपॉन में 16। जब आप इसको कट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, और यूनिट क्या आएगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट से यूनिट तो कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे यूनिट कुछ भी नहीं आएगी। ओके, मेरे पास क्या आ चुका है, N की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, कितनी आई है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसको अच्छे से आप समझिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, Q फाइंड आउट करना है, फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर। हमें इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से, मतलब हमें I गिवन है कितना, 5 एम्पियर इज ड्रॉन
बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस फॉर 5 मिनट। हमें टाइम भी गिवन है, कितना? 5 मिनट। देखो सबसे पहली चीज, हम टाइम को चेंज करेंगे सेकंड में, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला था वो किस में था? कूलम पर सेकंड, मतलब मेरे को टाइम किस में चाहिए? सेकंड में। तो इसको चेंज कर दो, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 60 से, कितना आ जाएगा? 6 5 जा 30, 300 सेकंड। ठीक है। अच्छा, आई का मेरे पास फॉर्मूला क्या था? Q बाय T। मुझे क्या निकालना है? Q। तो Q का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? I इंटू में T। I कितना गिवन है? 5, और टाइम कितना गिवन है? 300। तो कितना आ जाएगा ये? यूनिट क्या आएगी इसकी? इसकी यूनिट आएगी कूलम। आ चुका है मेरे पास चार्ज, 1500 कूलम। इजी था क्वेश्चन। सिर्फ आपको क्या देखना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है और आपको क्या गिवन है। अगर कोई भी चीज आपको जो टाइम है, मान लो मिनट या आवर में गिवन है, आप उसको चेंज कर लो पहले किसमें? सेकंड में, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ चार्ज ऑफ 300 कूलम। क्या गिवन है? सी। इसका मतलब ये क्या गिवन है मुझे? क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 300 कूलम इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट। टाइम कितना गिवन है? 5 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या फाइंड करना है मेरे को? आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, टाइम किसमें गिवन है? मिनट में। पहले इसको चेंज कर लेते हैं हम किसमें? सेकंड में। इनटू 60 कितना आ जाएगा? 300 सेकंड। ओके। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना है? आई। आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय T। Q कितना गिवन है? 300 कूलम, और टाइम कितना गिवन है? 300 सेकेंड। तो 300 से 300 कैंसिल, तो मेरे पास करंट कितना आ रहा है? 1 कूलम पर सेकेंड, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ करंट को? 1 एम्पियर। आया समझ में? इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। इसमें कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन में उन्हें रखो, जो फाइंड आउट करना है वो रखो, फिर फॉर्मूला लगाओ और जो आंसर आ रहा है वो निकाल दो। इजी था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चले। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, मतलब क्या गिवन है मुझे? करंट इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो क्या फाइंड करना है मुझे? एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड। टाइम गिवन है 16 सेकेंड। वुड बी, कितना आएगा ये निकालते हैं। देखो सबसे पहले मेरे पास जो आई का फॉर्मूला है वो क्या होता है? Q बाय T। आई मुझे कितना गिवन है? 1 एम्पियर। मुझे देखो एन की वैल्यू निकालनी है, और Q क्या होता है? एन ई। ई मुझे पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर मुझे चार्ज पता चल जाए तो मैं एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो पहले Q ही निकालते हैं। तो यहां से जो Q है कितना आ जाएगा? I इंटू में T। देखो I की वैल्यू कितनी गिवन है? 1, और टाइम की वैल्यू 16 सेकेंड। तो मेरे पास Q कितना आ चुका है? 16 कूलम। ठीक है, अब लगा दो किसका फॉर्मूला? क्वांटाइजेशन का। क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू एन ई। Q कितना गिवन है? 16 कूलम, 16 कूलम। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहां से एन की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? 10 अपॉन में, सॉरी 16 अपॉन में
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 16 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर 19। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा किस पे, 10 पे। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 10 इंटू 10 की पावर 19, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो पावर, इसकी पावर है 1, इसके साथ ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 20। ठीक है, मेरे पास n की वैल्यू क्या आई है एंड में, ये 10 की पावर 20। आया समझ में क्वेश्चन। इसमें देखो निकालना क्या था, इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना था इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मुझे n की वैल्यू निकालनी थी। वो n की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती थी, क्वांटाइजेशन की फॉर्म में से, q इक्वल्स टू ne से। मुझे पता है e मेरे पास कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और q मुझे फाइंड आउट करना था। अगर मेरे पास q निकल जाता तो मैं n की वैल्यू निकाल सकती थी। अब मैंने q निकालने के लिए क्या करा, फॉर्मूला लगाया इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल्स टू q बाई टी। यहाँ पे मेरे को I की वैल्यू पता थी और t की वैल्यू पता थी, तो मेरे पास q क्या निकल के आया, 16 कूलम। अब मेरे पास q आ चुका है 16, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और e की वैल्यू पता है मेरे को कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट करा और मेरी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10 की पावर 20। आई ये चीज समझ में। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारे पास सिर्फ इतना ही है। आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, इससे ज्यादा तो वो पूछेगा भी नहीं इस टॉपिक से। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स करेंगे कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।